friends, how are you? I hope all are fine. Student, today we are going to discuss a new topic of chapter alternating current, that is AC generator. So AC generator is also most important topic, just like a transformer. ट्रांसफार्मर के जैसे ही अल्टरनेटिंग जनरेटर जो है, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर जो है, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और लगभग हर साल जो है आपका अल्टरनेटिंग जनरेटर से एक क्वेश्चन पक्का बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज अल्टरनेटिंग या एसी जनरेटर। देखिए एसी जनरेटर, जनरेटर मींस यहाँ पे वर्ड यूज होता है जनरेटर। जनरेटर मींस कि किसी भी चीज को प्रोड्यूस करना। तो यहाँ पे अल्टरनेटिंग जनरेटर इट मींस ये आपका अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करता है। तो अल्टरनेटिंग जनरेटर या एसी जनरेटर बेसिकली इट इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो मैकेनिकल एनर्जी उसको कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बेसिकली जनरेट तो नहीं करता है, हम ये नहीं कह सकते कि एनर्जी को जनरेट कर रहा है। एक जनरेटर है तो इट मींस ये इसका मीनिंग्स ये नहीं है कि ये एनर्जी को जनरेट करेगा। बेसिकली क्या करता है, एनर्जी को कन्वर्ट करता है। इट्स कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो एसी जनरेटर बेसिकली इट इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करेगा, ये कन्वर्ट करेगा। अब ये मैकेनिकल एनर्जी अलग अलग फॉर्म्स में हो सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी एज अ फॉर्म ऑफ वर्क हो सकता है, एज अ फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो सकता है, एज अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है। ठीक है, तो ये मैकेनिकल एनर्जी के अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में भी हो सकता है, ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में भी हो सकता है और ये एज अ वर्क के फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी का मीन्स आपको पता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, वो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम घर में क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं या यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर। तो प्रिंसिपल, तो बेसिकली जो एसी जनरेटर है, एसी जनरेटर बेसिकली वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका जनरेटर है, एसी जनरेटर है, तो एसी जनरेटर बेसिकली आपका वर्क करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। पूरा चैप्टर डिस्कस किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज अ प्रोसेस इन व्हिच वी कैन प्रोड्यूस अ इलेक्ट्रिक करंट और इंड्यूस एन ईएमएफ बाय चेंजिंग अ मैग्नेटिक फ्लक्स व्हिच इज लिंक्ड थ्रू अ कॉइल और अ क्लोज्ड सर्किट। या हम कह सकते हैं कि अगर कोई क्लोज सर्किट है, उससे गुजरने वाला या उससे जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करता है, तो अगर उस फ्लक्स में चेंज करते हैं तो उस फ्लक्स में चेंज के कारण उस कॉइल के एंड में या उस कॉइल के अक्रॉस एक जो है ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और इस ईएमएफ के कारण अगर सर्किट आपका क्लोज्ड है तो उसमें करंट भी प्रोड्यूस होता है, करंट भी इंड्यूस होता है। एंड दैट फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आपका फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, एसी जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एंड सेकंड प्रिंसिपल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी वर्क करता है। प्रिंसिपल जस्ट आप लिख देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, 2 वर्ड्स में इसका आंसर लिखेंगे तो भी आपका आंसर सही है। नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन किस तरीके का कंस्ट्रक्शन होता है जनरेटर का। जनरेटर बेसिकली कंस्ट्रक्शन इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, जनरेटर की कंस्ट्रक्शन की बात अगर करते हैं, तो इसमें कंस्ट्रक्शन में बेसिकली इसके मेनली 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज कॉइल या आर्मेचर कॉइल। फर्स्ट पार्ट इज आर्मेचर कॉइल, है ना। फर्स्ट पार्ट इज आर्मेचर कॉइल, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर कॉइल्स है PQRS, ये हमारे एक रेक्टेंगुलर कॉइल दैट इज कॉल्ड आर्मेचर कॉइल। एंड इसी कॉइल्स को यहाँ पे क्या करते हैं, एक साफट के थ्रू इसको यहाँ पे रोटेट कराते हैं। जब इस कॉइल को यहाँ पे इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कराते हैं तो उसके रोटेशन से ही इसके क्रॉस क्या होता है कि ईएमएफ इंड्यूस होता है। क्योंकि जब ये कॉइल आपका रोटेट करता है तो कॉइल से जो फ्लक्स लिंक करता है दैट फ्लक्स विल बी चेंज विद टाइम्स। एंड व्हेन
इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज विद टाइम्स देन इट्स प्रोड्यूस अ इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस दिस कॉइल। ठीक है, तो इस कॉइल के एंड पे क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो दैट इज आर्मेचर कॉइल, फर्स्ट पार्ट होता है। एंड सेकंड, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट होता है, परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, ये जो आपका एक दो मैग्नेट्स लगे होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल्स, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। तो आपका सिंपली यहाँ पे जनरेटर के दोनों साइड्स का होते हैं एक परमानेंट मैग्नेट लगे होते हैं, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो इसका फंक्शन क्या है यहाँ पे मैग्नेट का, मैग्नेट का जस्ट यहाँ पे फंक्शन है, इट्स जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन दिस टू पोल। तो जस्ट यहां पे क्या करते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, और ये ही मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका इस कॉइल से लिंक करता है। ठीक है ना, तो बात जो आपका परमानेंट मैग्नेट है, बेसिकली इट इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट एंड इट्स प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन दिस टू मैग्नेट एंड बिटवीन दिस टू पोल। ठीक है, एंड नेक्स्ट इसमें आता है आपका, ये आपका कंस्ट्रक्शन में दो पार्ट्स हो गए, आर्मेचर कॉइल्स, परमानेंट मैग्नेट, एंड थर्ड पार्ट इज स्लिप रिंग। स्लिप रिंग, देखिए सिंपली इस कॉइल का जो साफट होता है ना, इस कॉइल का जो साफट जिसके क्रॉस कॉइल को क्या करता है, रोटेट कराता है जिसके हेल्प से, तो उस साफट में इस कॉइल्स के दोनों एंड के साथ, इस फर्स्ट एंड के साथ एक हम यहाँ पे ये रिंग स्लिप रिंग यूज करते हैं, और दूसरे एंड पे एक दूसरा स्लिप रिंग हम यहाँ पे क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। तो दैट इज टू स्लिप रिंग, फर्स्ट S1 एंड S2, ये दो स्लिप रिंग होते हैं। इन दोनों स्लिप रिंग का फंक्शन क्या है यहाँ पे सिंपली, तो स्लिप रिंग का फंक्शन अगर समझे तो स्लिप रिंग के साथ आपका एक ब्रशेस होता है, B1 एंड B2 दो ब्रशेस है जो कि इसको टच करके रखता है। जैसे इस तरीके का एक रिंग होता है, जस्ट लाइक दिस, ये आप देख सकते हैं एक रिंग है ना, तो इस रिंग के साथ यहाँ पे एक ब्रश क्या होता है, कनेक्ट रहता है, और ये जो आपका स्लिप रिंग है ये इस सॉकेट के साथ, इस कॉइल के साथ क्या करता है, यहाँ पे इस तरीके से रोटेट करता है ना। जब ये रोटेट करता है तो उसके रोटेशन के साथ साथ, कॉइल के रोटेशन के साथ साथ रिंग भी रोटेट करता है, और इस कॉइल में जो भी करंट इंड्यूस होता है या जो भी ईएमएफ इंड्यूस होता है वो इन स्लिप रिंग की हेल्प से एक्सटर्नल सर्किट को क्या करता है, ट्रांसफर किया जाता है। किसकी हेल्प से, इन ब्रशेस की हेल्प से हम क्या करते हैं, करंट जो भी प्रोड्यूस हो रहा है इस कॉइल के अंदर बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, दैट करंट्स विल बी सप्लाइड टू अ लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो लोड रेजिस्टेंस को क्या किया जाता है, यहाँ पे करंट को सप्लाई किया जाता है, किसकी हेल्प से, स्लिप रिंग की हेल्प से। एंड नेक्स्ट पार्ट इज ब्रश, ब्रशेस। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं ये मेटेलिक ब्रशेस होते हैं। ये जो ब्रशेस आपके बनाए जाते हैं ये बेसिकली ग्रेफाइट के भी बनते हैं, ग्रेफाइट या मेटेलिक ब्रशेस होते हैं। इन ब्रशेस का यूज क्या होता है, ये जो ब्रशेस है ये कंटिन्यूअसली स्लिप रिंग के साथ कांटेक्ट में रहता है, ये टाइटली क्या करता है, इसके साथ स्लिप रिंग के साथ कांटेक्ट में रहता है टाइटली। इससे क्या होता है कि कंटिन्यूअसली जो करंट है वो इस स्लिप रिंग के थ्रू इस ब्रशेस की हेल्प से कहां ट्रांसफर किया जाता है, लोड रेजिस्टेंस के साथ ट्रांसफर किया जाता है। लेट अस अज्यूम कि अगर यहां पे हम ब्रशेस यूज ना करें तो क्या होगा, अगर ब्रशेस यूज नहीं करते हैं, अगर डायरेक्टली वायर को कनेक्ट कर देते हैं किससे, स्लिप रिंग के साथ, तो क्या होगा आपका, जैसे जैसे सॉकेट और आपका स्लिप रिंग रोटेट करता जाएगा तो उसके साथ साथ जो वायर उसके साथ कनेक्ट होंगे तो वायर भी क्या होगा, उसके साथ लपेटता जाएगा, और एक कंडीशन आएगा, सर्किट आपका ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि तार कहीं ना कहीं से टूट जाएगा, तो कंटिन्यूअसली सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक होते रहेंगे कंटिन्यूअसली। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे मेटेलिक या ग्रेफाइट के ब्रशेस हम यूज करते हैं, V1 एंड V2। ये कंटिन्यूअसली क्या करता है, लोड सर्किट में करंट सप्लाई करता है एंड सर्किट को कभी भी ब्रेक होने से, कभी भी सर्किट को ब्रेक होने नहीं देता है, सर्किट को ब्रेक होने से बचाता है। ठीक है ना, दिस इज फंक्शंस ऑफ ब्रशेस V1 एंड V2। ओके, क्लियर है। एंड नेक्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, फिफ्थ पार्ट इज सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी मींस इट इज अ सोर्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इट इज अ सोर्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मतलब अब किस सोर्स की हेल्प से या किस एक्सटर्नल एजेंट की हेल्प से हम इस कॉइल को रोटेट कर रहे हैं, तो जिस एक्सटर्नल एजेंट या जिस सिस्टम की हेल्प से या जिस मैकेनिकल एनर्जी की हेल्प से हम इस कॉइल को रोटेट कराएंगे, दैट सोर्स इज कॉल्ड सोर्सेस ऑफ एनर्जी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या करते हैं हम, एज अ फ्यूल यूज करते हैं, फ्यूल को
फ्यूल एज अ फ्यूल यूरेनियम यूज करते हैं एंड उस यूरेनियम के हेल्प से बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस किया जाता है और हीट की हेल्प से हम वाटर को बॉईल करते हैं, जैसे वाटर स्टीम बन जाता है और उस स्टीम को जो है हम क्या करते हैं किसी एक टरबाइन के ऊपर बम्बार्ड करते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है टरबाइन सबका रोटेट होता है। या जैसे आपका हाइड्रो पावर प्लांट है तो ऊपर से हम वाटर को क्या करते हैं फॉल करते हैं किसी टरबाइन के ऊपर, जैसे वाटर टरबाइन के ऊपर फॉल होता है तो टरबाइन क्या करता है रोटेट करता है, उस टरबाइन का कनेक्शन हम कैसे कर देते हैं एक जनरेटर से करते हैं। तो जनरेटर जैसे जैसे टरबाइन रोटेट होता है तो उसके साथ साथ आपका जो कॉइल है इसके अंदर वो कॉइल रोटेट करता है एंड कॉइल के रोटेशन से फ्लक्स चेंज होता है एंड फ्लक्स चेंज होने की वजह से एक ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस होता है। तो सोर्सेस ऑफ एनर्जी तो यहाँ पे आपका फॉलिंग वाटर हो गया, वाटर का एनर्जी हम यहाँ पे यूज करते हैं, या जैसे विंड फ्लो होता है तो विंड की एनर्जी भी हम यूज करते हैं, या स्टीम वाटर को जब हम बॉईल करते हैं तो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसकी एनर्जी का हम यहाँ पे यूज करते हैं इस टरबाइन को रोटेट करने के लिए। और टरबाइन को अल्टीमेटली किसके साथ कनेक्ट किया जाता है, जनरेटर के साथ कनेक्ट किया जाता है और जनरेटर जो है आपका वो रोटेट करता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, दैट इज सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये हमारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी हो गए, ठीक है। तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 पार्ट्स है कंस्ट्रक्शन में। फर्स्ट इज आर्मेचर कॉइल, सेकंड इज परमानेंट मैग्नेट, थर्ड इज स्लिप रिंग, फोर्थ इज ब्रशेस एंड फिफ्थ इज सोर्सेज ऑफ एनर्जी। दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी जनरेटर, ठीक है। तो प्रिंसिपल भी हो गया, कंस्ट्रक्शन भी हो गया। नेक्स्ट इज वर्किंग, किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। सो नाउ लेट्स सी। नेक्स्ट पार्ट इज वर्किंग। देखिए सिंपली हर एक पार्ट को एक एक दो लाइंस में लिखेंगे, जब भी लॉन्ग क्वेश्चंस में आएगा पूरा नहीं लिखना है, मेन पार्ट्स को ही आपको क्या करना है यहाँ पे कंसीडर करना, मेन पार्ट्स को ही आपको ब्रीफली क्या करना है डिस्क्राइब करना है एग्जाम में, ठीक है। तो नेक्स्ट इज वर्किंग। देखिए वर्किंग किस तरीके से वर्क करते हैं, तो किसी एक सोर्स ऑफ एनर्जी की हेल्प से हम क्या करते हैं इस जनरेटर की जो कॉइल है, आर्मेचर कॉइल है, इस कॉइल को हम रोटेट करते हैं। लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे ये जो कॉइल है वो आपका इस तरीके से रोटेट हो रहा है, जस्ट लाइक दिस इज अ कॉइल, ये आपका कॉइल है। देखिए सिंपली ये आपका इस तरीके से एक आर्मेचर कॉइल रखा है इस तरीके से ये, और इस कॉइल को इस तरीके से रोटेट कराते हैं, इस तरीके से इसका रोटेशन होता है, ऐसे इसका रोटेशन हो रहा है यहाँ पे, है ना, इस तरीके से। सो लेट अस अज्यूम कि आपका पी क्यू एंड है, ये आपका पी क्यू आर एस है ना। तो जैसे इस तरीके से इसको रोटेट करेंगे, इस तरीके से इसका रोटेशन होगा, तो इस तरीके के जब इसका रोटेशन होगा तो यहाँ पे पी क्यू जो साइड है वो ऊपर जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, एंड आर एस जो साइड है वो कहां जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू दिस आर्मेचर कॉइल, है ना। तो इस पी क्यू साइड पे करंट इंड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल्स को अगर रिकॉल करें आप, तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं अपने राइट हैंड के 4 फिंगर्स, मिडिल फिंगर एंड थंब को क्या करते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर अलाइंस करते हैं इस तरीके से। ये आप देखेंगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर अलाइंस्ड है ये तीनों, है ना। तो जस्ट यहाँ पे में करना क्या है, ये जो आपका 4 फिंगर है ये जस्ट आपको रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड को, थंब जो है कंडक्टर के मोशन के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, कंडक्टर किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ये जो आपका मिडिल फिंगर है दैट्स रिप्रेजेंट द इंड्यूस्ड करंट, दैट इज रिप्रेजेंट एज इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट को ये रिप्रेजेंट करता है। सो नाउ लेट्स सी हियर दैट ये आपका कॉइल हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, कंडक्टर आपका कहां जा रहा है, कंडक्टर देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, कंडक्टर कहां जा रहा है ऊपर जा रहा है इस डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर इस डायरेक्शन में, करंट कहां इंड्यूस होगा ऊपर। देखिए नीचे इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, इस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, कंडक्टर कहां जा रहा है ऊपर जा रहा है, कंडक्टर ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे जो आपका मिडिल फिंगर है कहां इंडिकेट कर रहा है ऊपर, मतलब इस पीक्यू साइड में जो करंट आपका इंड्यूस होगा वो कहां होगा अपर डायरेक्शन में होगा। इज इट क्लियर। एंड यहाँ पे अगर हम बात करेंगे आरएस साइड पे, तो आरएस साइड डाउनवर्ड जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये डाउनवर्ड, तो करंट आपका कहां इंड्यूस होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब नीचे जाएगा R2S। तो यहां पे सिंपली फर्स्ट हाफ सर्कल में जैसे ये इस तरीके से रोटेट करेगा, तो फर्स्ट हाफ सर्कल में करंट का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ करंट
डायरेक्शन ऑफ करंट दैट इज P Q R S, फिर S से आ जाएगा आपका S1 B1 RL, इस तरीके से फ्लो होगा। RL से S2 S2 से फिर P हो जाएगा फर्स्ट हाफ सर्कल में, ये करंट का डायरेक्शन हो जाएगा P Q R S S1 B1 RL S2 P, इस तरीके से यहां पे इस तरीके से करंट यहां पे फ्लो होगा। एंड आफ्टर हाफ रोटेशन, जैसे हाफ रोटेशन आपका कंप्लीट होता है तो आफ्टर द हाफ रोटेशन देखिए सिंपली यहां पे जैसे ये हो गया, ये कॉइल इस तरीके से रखा था आपका, सिंपली जस्ट इसको मैंने इस तरीके से रोटेट कर दिया, हाफ रोटेशन कंप्लीट हो गया। जैसे हाफ रोटेशन कंप्लीट होगा तो आपको मेजरेशन ये करना है, पहले ये वाला जो साइड है पहले इस डायरेक्शन में था, इस पोजीशन में था, जैसे हाफ सर्कल रोटेशन हाफ रोटेशन कंप्लीट करेंगे तो ये वाला जो साइड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। मतलब आफ्टर हाफ रोटेशन जो कि आपका कॉइल इस तरीके से था पहले इस पोजीशन में, एंड हाफ रोटेशन के बाद आपका P इस पॉइंट पे जाएगा, Q इस पॉइंट पे जाएगा और यहां पे R आ जाएगा और यहां पे S आ जाएगा आफ्टर हाफ रोटेशन के बाद। अब यहां पे S Q ऊपर जाएगा एंड P Q डाउनवर्ड जाएगा। एंड इस प्रोसेस में सेकंड हाफ सर्कल में अगर करंट के डायरेक्शंस अगर हम फाइंड आउट करें अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में है, ऐसा अज्यूम करते हैं। यहां पे देखिए सिंपली ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में है, RS ये आपका R ये S, ठीक है। RS कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, सिंपली मैग्नेटिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में है तो करंट जो है आपका कहां इंड्यूस होगा, R2S2R, तो करंट कहां S2R, तो यहां पे करंट इस वाले एज में S से R की तरफ जाएगा, ठीक है ना। एंड PQ जो साइड है वो अगेन डाउनवर्ड जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे जाएगा ये, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में, तो करंट जो आपका इंड्यूस होगा वो Q2P होगा, तो यहां पे ये करंट Q2P हो जाएगा। तो मतलब अब सेकेंड हाफ सर्कल में करंट के अगर डायरेक्शंस की अगर बात करेंगे तो करंट का जो डायरेक्शन होगा अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल्स के अकॉर्डिंग, करंट जो आपका R2S जाएगा, S2R जाएगा, S2R फिर Q फिर P, ठीक है। अब देखिए SR के बाद PQ का कनेक्शन किससे है, PQ का कनेक्शन S2 से है, तो R यहां पे S R Q P S2 से B2 में जाएगा एंड B2 से फिर RL में जाएगा एंड RL से फिर B1 में जाएगा और B1 से फिर कहां जाएगा, S में जाएगा, कहां जाएगा, S में जाएगा। तो अगर हम इस लोड रेजिस्टेंस की अगर बात करेंगे, लोड रेजिस्टेंस में जो करंट का डायरेक्शन है, अगर इस डायरेक्शन को एनालाइज करें तो यहां पे हमें क्या मिलेगा कि फर्स्ट हाफ सर्कल में करंट का जो डायरेक्शन है वो क्या है आपका, सिंपली S1 से S2 की तरफ है, S1 से फाइनली S1 से S2 की तरफ है। सेकेंड हाफ सर्कल में अगर इसको एनालाइज करेंगे यहां पे तो ये B1 से S1 में जाएगा और फिर S में जाएगा, तो S2 से S1 में है, S2 से S1 में है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चल रहा है कि फर्स्ट हाफ सर्कल में करंट S1 से S2 की तरफ है एंड सेकेंड हाफ सर्कल में करंट जो आपका S2 से S1 की तरफ है। मतलब हर एक हाफ सर्कल के बाद करंट का जो डायरेक्शन है वो आपका चेंज हो रहा है, ठीक है। जस्ट लाइक दिस, अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल की करंट पहले हाफ सर्कल में है पॉजिटिव डायरेक्शन में, फिर नेक्स्ट हाफ सर्कल में करंट का डायरेक्शन आपका चेंज होगा, ये नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाएगा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट हाफ सर्कल में करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में, फिर नेक्स्ट हाफ सर्कल में करंट नेगेटिव डायरेक्शन में। इज इट क्लियर? तो यहां पे जो करंट आपका इंड्यूस होगा इस जनरेटर में, क्योंकि इस करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है एंड मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, आगे हम कैलकुलेशंस करेंगे तो उसमें देखेंगे मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, तो इट मींस यहां पे जो करंट आपका जनरेट हो रहा है दैट करंट इज एसी करंट, ठीक है। तो ये जनरेटर जो है आपका एसी करंट जनरेट करना है, दैट इज द वर्किंग ऑफ दिस जनरेटर। ओके, क्लियर? तो ये आपका जनरेटर का जो है सिंपली क्या हो गया, वर्किंग हो गया कि किस तरीके से जनरेटर वर्क करता है। सिंपली कुछ नहीं है, ये आर्मेचर कॉइल्स जब यहां पे रोटेट करेगा तो उसके रोटेशन से आर्मेचर कॉइल में करंट इंड्यूस होगा एंड करंट का जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करेगा कि आर्मेचर कॉइल का जो एजेस है, साइड्स है, वो किस
पोजीशन पे है, तो उस पोजीशन के हिसाब से उसमें करंट जो है वो चेंज होगा। ओके, क्लियर? एंड नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ। एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक्सप्रेशन क्या होगा? ठीक है, लेट अस सपोज जो हमने आर्मेचर कॉइल लिया है, इसमें एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स एन है, एंड A is the area of armature coil and B is the magnetic field. B is the magnetic field जो कि प्रोड्यूस कर रहा है। ये आपका जो आपका ये क्या कहते हैं मैग्नेट जो है, ये मैग्नेट आपका एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है इसका B है। लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे जो कॉइल है, ये कॉइल ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट कर रहा है, and then omega is the angular velocity of coil। ठीक है, then angular displacement नहीं, सिंपली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा का निकालेंगे तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज ओमेगा टी। मान लेते हैं कि कॉइल्स टी टाइम्स तक यहाँ पे रोटेट होता है, टी सेकंड तक रोटेट होता है, तो टी सेकंड तक जब ये रोटेट करेगा तो कितना एंगल रोटेट होगा, दैट्स एंगल नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज गिवन बाय थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। देन द मैग्नेटिक flux linked through the coil, then the magnetic flux linked through the coil। इस coil से कितना magnetic flux लिंक करेगा, that is phi is equal to NBA sin theta, NBA sin नहीं cos थीटा, NBA cos थीटा। ठीक है, जब किसी कॉइल्स को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उस केस में उस कॉइल से जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा, दैट्स मैग्नेटिक फ्लक्स इज गिवन बाय NBA cos थीटा, NBA cos थीटा। ओके, क्लियर है? सो नाउ थीटा इज व्हाट, ओमेगा टी, तो यहां पे हम लिख सकते हैं NBA cos ओमेगा टी, दैट इज phi। देन अगर फाई इतना फ्लक्स लिंक कर रहा है और कॉइल को हम यहां पे रोटेट करें ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, देन फ्लक्स चेंज होगा एंड फ्लक्स चेंज के कारण इस कॉइल के अक्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। देन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। सिंपली क्या था, माइनस का एन डी फाई अपॉन डी टी है ना, एन तो हमने इसमें इसके साथ इंक्लूड कर लिया इसको, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी यूज करेंगे, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी, और ये जो आपका एन बी ए कॉस ओमेगा टी। तो एन बी ए माइनस एन बी ए कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे डिफरेंशिएशन से, एंड कॉस ओमेगा टी का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन ओमेगा टी इनटू ओमेगा, और ओमेगा टी का अगेन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओमेगा जगह जस्ट यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, चेन रूल यूज किया है। ठीक है, क्लियर? सुनो, लेट्स से, तो सिंपली यहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल टू माइनस एन माइनस प्लस NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो इसी को हम लिखते हैं इक्वेशंस के फॉर्म में, E नॉट साइन ओमेगा टी वेयर E नॉट इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा। यहाँ पे E नॉट जो है वो आपका
NBA ओमेगा के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये आपका मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा टी इसका साइन ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। अगर इसको 1 रख देंगे तो उस केस में आपका ईएमएफ मैक्सिमम होगा, एंड मैक्सिमम ईएमएफ इज रिप्रेजेंट बाय ई नॉट, एंड ई नॉट इज इक्वल टू एनबीए ओमेगा हो जाएगा सिंपली आपका। तो इक्वेशन बनेगा आपका E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए एक्सप्रेशन हो जाएगा E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा, सिंपल, दैट्स इट। ओके, क्लियर। अगर हम इसमें इंड्यूस्ड करंट निकालते हैं तो इंड्यूस्ड करंट I इज इक्वल टू E अपॉन R। लेट अस सपोज जो हमने जनरेटर यूज किया, तो जनरेटर के अंदर जो हमने कॉइल यूज किया, उस कॉइल का रेजिस्टेंस मान लेते हैं कितना है, R है। देन करंट I इज इक्वल टू E बाय R, एंड दैट इज इक्वल टू E नॉट बाय R साइन ओमेगा टी, एंड E नॉट बाय R को लिखेंगे I नॉट एंड साइन ओमेगा टी। तो I इज इक्वल टू जो आपका I नॉट साइन ओमेगा टी, दिस इज द इंड्यूस्ड करंट इफ सर्किट इज क्लोज्ड। ठीक है, अगर सर्किट क्लोज्ड है तो करंट आपका इतना प्रोड्यूस होगा। एंड यहाँ पे जो I नॉट है, इट इज द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, और वी कैन से इट इज अ पीक वैल्यू। पीक वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट में ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे I नॉट जो है ये करंट का पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, वी कैन से इट इज द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। ओके, क्लियर। तो ये आपका पूरा जनरेटर जो है खत्म हो गया। तो इसमें आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। जनरेटर में सबसे पहला आप ये लिखेंगे, अगर क्वेश्चंस आते हैं कि जनरेटर क्या है, उसको लिखेंगे व्हाट इज अ जनरेटर। जनरेटर इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर, प्रिंसिपल्स लिखेंगे, इट्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल वर्क करता है। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में मेनली आप 4 पार्ट्स लिखेंगे। फर्स्ट इज आर्मेचर कॉइल, सेकंड परमानेंट मैग्नेट्स, थर्ड स्लिप रिंग, फोर्थ ब्रशेस, एंड फिफ्थ सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एंड आफ्टर दैट उसका वर्किंग लिखेंगे कि किस तरीके से जनरेटर आपका वर्क करता है। व्हेन सोर्स ऑफ एनर्जी से जब हम क्या करते हैं, कॉइल्स को रोटेट करते हैं, तो उसके रोटेशन से उससे लिंक जो फ्लक्स लिंक कर रहा है, दैट फ्लक्स विल बी चेंज, एंड अगर फ्लक्स चेंज होता है तो इट मींस इट प्रोड्यूस एन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो करंट के डायरेक्शंस को हम बताएंगे किस तरीके से इसमें करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वो चीजें हम यहाँ पे लिखेंगे। एंड आफ्टर दैट वी कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सप्रेशन फॉर द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना लिंक कर रहे हैं वो कैलकुलेट करेंगे। दिस इज द फॉर्मूला, phi is equal to NBA cos theta, theta is equal to omega t सब्स्टिट्यूट करेंगे। एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए हम जो हमारा फ्लक्स है, फ्लक्स वाले इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, एंड डिफरेंशिएट करके इसका एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियोस आपको समझ में आ गया होगा। एंड फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपने डाउट्स को क्लियर करते रहिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।